ये वीडियो में बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी सुपरमार्केट कंपनी का नाम है डीमार्ट। आप बेसिकली डीमार्ट का मार्केट कैप आप देखोगे तो 3,18,000 करोड़ के आसपास चले गए। तो अब यहाँ से आप 10x 20x रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो डीमार्ट से, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन डीमार्ट ने अगर आप देखोगे तो अच्छे खासा रिटर्न दिया है पिछले एक साल के अंदर 26% का, और पिछले 3 साल से 13% कैगर का रिटर्न दिया है। तो भाई डीमार्ट अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न तो दे रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे डीमार्ट के अंदर लगेगी, भाई इसका पी जो है 26 के आसपास पहुंच चुका है, और इसकी सेल्स ग्रोथ पहले से अगर हम कंपेयर करें तो पहले से कम हो चुकी है। मतलब पहले ये 28% कैगर की ग्रोथ दे रहा था 3 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए 20% कैगर की ग्रोथ दे रहा था। लेकिन अगर हम इसका ईयर ऑन ईयर नंबर देखें तो सिर्फ 19% की सेल्स ग्रोथ है, और इसके साथ साथ जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो और ज़्यादा कम है। मतलब कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज मिल नहीं रहा है। अब नहीं मिल रहा है उसके बहुत सारे रीजन है कि अभी ये इनका मैक्स स्टोर भी इन्होंने कुछ नया खोला है स्मॉल स्टोर फॉर्मेट में, तो उसके ऊपर भी ये लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये डीमार्ट के ई रिटेल प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं। मतलब आपके जैसे ब्लिंकिट और स्विगी के इंस्टामार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से ये डीमार्ट का भी एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं जहाँ ये ऑनलाइन रिटेलिंग वगैरह कर सके। तो ये सारे रीजंस की वजह से इनके कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आप देखोगे तो इनके एक्सपेंसेस अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। तो ये एक दिक्कत आ चुकी है बिजनेस के अंदर। अब दिक्कत ऐसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप एक्सपांड कर रहे हो तो आपको एक्सपेंसेस लगेंगे। मतलब ये रीज़न की वजह से इसे जो ऑपरेटिंग लेवरेज है ये बिजनेस को फिलहाल नहीं मिल रहा है, और इसकी सेल्स ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली कम हो चुकी है। अब सेल्स ग्रोथ कम हो चुकी है, इसके बहुत सारे रीजन से इन्हें कंपटीशन भी अच्छा खासा फेस करने मिल रहा है। अब आप बड़े सिटीज़ में देखोगे तो जोमेटो का ब्लिंकिट, और इसके साथ साथ स्विगी का इंस्टामार्ट, और दूसरे जो बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि बिग बास्केट वगैरह, उनके थ्रू डीमार्ट को कंपटीशन देखने मिल रहा है। इसकी वजह से डीमार्ट के जो फुटफॉल्स वगैरह है वो भी कम हो चुके हैं, क्योंकि लोग जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ही उनके ग्रोसरीज वगैरह आ रहा है। अमेजोन वगैरह भी है जो ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट डिलीवरी। तो डीमार्ट को जो है कंपटीशन वगैरह देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से तो डीमार्ट के थोड़े सेल्स और फुटफॉल्स कम हो चुके हैं। लेकिन कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोलता है कि भाई हमें ऐसा कोई कंपटीशन दिख नहीं रहा है, हमारा मेन बिजनेस यही है, मतलब मेन एम यही है कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी के साथ बिजनेस करना है, और वो हम करते रहेंगे। हमें कोई वैल्यू वॉर के अंदर जाना नहीं है, हम सबसे ज़्यादा लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे, डिस्काउंट प्रोवाइड कराएंगे। डीमार्ट की एक और चीज़ मुझे स्पेशल लगती है कि भाई ये डीमार्ट के जितने डिस्काउंट्स और कोई नहीं देता है। चलो डीमार्ट आपको हर चीज़ पे डिस्काउंट देता है क्योंकि इनकी बल्क में बाइंग होती है, ये होलसेलर से बाई, ये एक बड़ा होलसेलर है बेसिकली। ये बहुत ज़्यादा बल्क में बाई करता है, और फिर उसके बाद जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं B2C जो लोग होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं जो डीमार्ट में जाके परचेसिंग करते हैं, उन्हें डिस्काउंट में ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा के देता है। और इतने डिस्काउंट्स आपको ना जोमेटो के ब्लिंकिट पर मिलता है, ना आपको स्विगी के इंस्टामार्ट पर मिलते हैं। थोड़े बहुत कार्ड डिस्काउंट प्रोमो वगैरह मिल जाता है, बट डीमार्ट जितना डिस्काउंट आपको कोई नहीं देता है। तो डीमार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स में अगर आप देखोगे तो डीमार्ट सबसे नंबर 1 है उसमें। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो डीमार्ट जो है T2 और T3 सिटीज़ में जो डीमार्ट में फुटफॉल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब एवरेज सेलिंग प्राइस भी T2 और T3 के स्टोर्स में कम होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों की इनकम कम होती है, तो वो शॉपिंग थोड़ी कम करते हैं। तो एवरेज सेलिंग प्राइस पर कस्टमर या पर कंज्यूमर जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है इन सिटीज़ में। बट अगर मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि अभी जोमेटो के जो ब्लिंकिट वगैरह के जो मॉडल्स है, अब उन्हें वहाँ ये T2 T3 सिटीज़ में आने बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी तो फिलहाल T1 सिटीज़ में ही फोकस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि T2 और T3 सिटीज़ में डीमार्ट को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और ये डिस्काउंट में भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये सबको रीजनेबल भी होता है, और लोग खुद आके फिर इसलिए डीमार्ट से ही बाय करते हैं। डीमार्ट की बिजनेस स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी लगी मुझे कि भाई अब बोलोगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा बायस सा वीडियो नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बायस हो चुका है, बट मैं बोलता हूँ कि आगे हम नेगेटिव्स की भी बात करेंगे, कंपटीशन वगैरह पे डिस्कस करेंगे, तो सुनते रहो। फिर उसके बाद देखें तो इसके जो फूड्स वगैरह है, अब इसके जो फूड से जो रेवेन्यू आ रहे हैं कुछ 56%, 56.96% इनके जो है वो फूड ग्रोसरी डेयरी वगैरह से ही रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। फिर इनका जो नॉन फूड सेगमेंट है उससे इनके कुछ 20.6% के रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, और मर्चेंडाइज से कुछ 22% के आसपास रेवेन्यू आ रहे हैं। अब ये जो कंपनी है ये क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी यूज़ करती है। अब बेसिकली ये क्लस्टर्स की तरह अपने हर एक जगह पे स्टोर्स पर है, पूरा अच्छे से बनाती है, हर एक एरिया को कवर करती है, फिर दूसरे स्टेट में जाती है। तो इस टाइप का मॉडल ये कंपनी फॉलो करती है। अगर आप इनके स्टोर के इंक्रीज देखोगे तो ये भी ग्रेजुअल हो चुके हैं, लेकिन इनका अगर आप स्टोर का इंक्रीज देखोगे तो पहले जितना इनका जो स्टोर का इंक्रीज का पेस था वो इतना नहीं हो रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट के कॉस्ट इंक्रीज हो चुके हैं, इसलिए इनको स्टोर एक्सपेंशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब कॉस्ट इंक्रीज हो चुके हैं, और इसके साथ साथ पर स्टोर जो केपेक्स हो रहा था इनका वो भी इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि रियल एस्टेट के कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये एक प्रॉब्लम चल रहा है कंपनी के साथ। प्रॉब्लम मतलब ये एक नेगेटिव पॉइंट फेस करने मिल रहा है मैनेजमेंट को। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके पहले FY21 में 234 स्टोर्स थे, फिर इससे 284 लेके गए,
324 पे लेके गए और अभी इनके कुछ 365 स्टोर्स है। अब बेसिकली चलो मैं एक बात बताता हूँ कि बिग बाजार की तरह डीमार्ट ने बहुत अलग गेम खेला। बिग बाजार ने क्विक एक्सपांशन वाला गेम खेला जिसकी वजह से वो डेड ट्रैप वगैरह में फंस चुके थे। अब डीमार्ट ऐसा गेम नहीं खेल रहा है। डीमार्ट जो है ग्रेजुअल एक्सपांशन करता है, वो देखता है कि भाई यहाँ से डिमांड आ पाएगी और फिर वहाँ पे वो अपने जो स्टोर्स वगैरह है वो खोलता है। इसके जो टोटल बिल कट्स है वो इंक्रीज हो चुके हैं और फिर इसके जो 24 मंथ की जो ग्रोथ है वो भी उतनी है, सेम ही है पिछले बार से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। और फिर इसके जो रेवेन्यूज़ है वो मैंने पहले ही बताया कि भाई इसके जो रेवेन्यूज़ है वो इंक्रीज़ तो हो रहा है ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करें तो, बट वो जो पेस ऑफ ग्रोथ है डिमांड का, जो पेस ऑफ ग्रोथ था जिसके वजह से डिमांड को हाई पी मिलता था, वो कम हो चुका है अभी। अभी वो इतना हो नहीं रहा है डिमांड के साथ। फिर अगर आप देखोगे तो डिमांड के जो एबिटा मार्जिन है वो ओवर द ईयर मेंटेन ही चलते आ रहे, भले ये कितने भी डिस्काउंट्स देते कुछ भी करते, क्योंकि ये बहुत बल्क में बाइंग करते तो इन्हें डिस्काउंट भी बड़े अच्छे खासे मिलते बाई करते टाइम। तो इसकी वजह से इनके जो एबिटा मार्जिन वगैरह है वो मेंटेन ही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जो मार्जिन है वो भी कॉन्स्टेंट ही है ओवर द ईयर अगर हम देखें तो। फिर उसके बाद अगर हम डीमार्ट पे आए तो बेसिकली अगर हम इस कंपनी का कॉन कॉल एनालिसिस करें तो मैनेजमेंट बोलता है कि हम जो है क्लस्टर बेस्ड स्टोर एक्सपांशन वाला मेथड फॉलो करते हैं। हमें ई रिटेल से कंपटीशन मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डीमार्ट जो है अभी इतना हाई पी 126 का पी डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि इससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जोमेटो ब्लिंकिट वगैरह से कंपटीशन मिलेगा इसे, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। चलो अब मैं बोल रहा हूँ कि T2 T3 सिटीज़ में आने टाइम लगेगा तो कंपटीशन थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन कंपटीशन मिलेगा। तो 126 का पी ये जो स्टॉक डिमांड कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक के अंदर पी री रेटिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये जो स्टॉक है एक थोड़ा रीजनेबल पी पे आ जाए। क्योंकि इसकी सेल्स ग्रोथ जो है अगर हम पहले से कंपेयर करें तो वो सेल्स ग्रोथ का जो पेस है वो भी रिड्यूस हो चुका है। ईपीएस ये जो स्टॉक है वो कॉन्स्टेंटली आपके इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सेल्स ग्रोथ का पेस रिड्यूस हो चुका है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इनका जो नया स्टोर का फॉर्मेट है वो मिनी मैक्स स्टोर करके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये छोटे स्टोर्स खोल रहे हैं जिसकी वजह से इन्हें एरिया वगैरह भी कम लगे और पिकअप और ड्रॉप सर्विसेज वाली ये प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप सीधा जाके उनके स्टोर में जाके सीधा अपना सामान वगैरह जो है पिकअप कर सकते हो, बिल कर सकते हो। कोई ऐसे डीमार्ट के जैसा उसमें इतना ज़्यादा फुटफॉल होता नहीं है, ये बहुत मिनी फॉर्मेट में स्टोर्स होते हैं, इसलिए इनका नाम मिनी मैक्स रखा है। तो ये जो मॉडल है डी एवेन्यू सुपरमार्ट जो है वो इस पर भी फोकस कर रही है ताकि यहाँ पे भी ये लोग सेल्स वगैरह इंक्रीज कर सके और रियल इस्टेट कॉस्ट से भी बच सके। फिर इसके बाद इन्होंने अभी रिसेंटली डीमार्ट रेडी करके स्टार्ट किया। अब डीमार्ट रेडी जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट को कंपटीशन देने के लिए, अभी ये जो वेंचर है इनका लॉस में चल रहा है। मैनेजमेंट बोलता है कि ये मत पूछो कि भाई हमारा लॉस कब रुकने वाला है, ये प्रॉफिटेबल कब होने वाला है, ये सब क्वेश्चंस मत पूछो। मैनेजमेंट बोलता है कि हम अपना हमारा लेवल बेस्ट ट्राई करेंगे कि जो हमारे जो लॉसेस वगैरह हो वो एट मिनिमम लेवल पे हो, ज़्यादा एक्सीड ना करे, इतना हम ट्राई कर सकते हैं। बट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ये कोई गाइडेंस नहीं दे रहा। अब डीमार्ट के कॉन कॉल में मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया कि ये लोग रेवेन्यू गाइडेंस नहीं देते। ये लोग बोलते हैं कि हम ग्रेजुअल पेस पे हमारे हिसाब से रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे, तो लोगों की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती नहीं है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल रिजल्ट कंपेयर करें तो डीमार्ट का पेस ऑफ ग्रोथ एक्चुअली रिड्यूस हो चुका है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मैनेजमेंट बोलता है कि हमें जो लार्ज टाउन के जो स्टोर्स होते हैं वहाँ से थोड़ा बेटर रिटर्न मिलता है, क्योंकि जो एवरेज सेलिंग प्राइस होती है उन टाउन्स की वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अब बेसिकली अगर T2 सिटीज़ है, आपको T2 सिटीज़ में T3 सिटीज़ से थोड़ा ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा, क्योंकि T3 सिटीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है इन्फ्लेशन वगैरह से। तो जिसकी वजह से इनके जो स्टोर्स के जो रिटर्न एवरेज सेलिंग प्राइस पर पर्सन जो इनके होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो फिर वो एक दिक्कत वाली बात हो जाती है कंपनी के लिए, ऐसा मैनेजमेंट बोलता है। मैनेजमेंट बोलता है कि भाई हमें अब तक कोई कंपटीशन दिख नहीं रही है, ना हम मार्जिन के लिए कंपटीशन वाला गेम खेलेंगे। हमारा एम वही है कि हमें वैल्यू प्रोडक्ट्स लोगों को प्रोवाइड करने, दैट्स इट। तो डीमार्ट अब ऐसे कर तो रहा है। अब डीमार्ट के लिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अब डीमार्ट का प्लान है कि ये और ज़्यादा अपने स्टोर्स वगैरह इंक्रीज़ करे। लेकिन डीमार्ट की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि सीधा जाके स्टोर्स इंक्रीज़ नहीं करता है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअल पेस पे अपने पेस के हिसाब से इंक्रीज़ करता है। तो वो इसके फाउंडर की बहुत अच्छी बात है, दमानी की बहुत अच्छी बात है कि ये वाले पेज पे स्टोर इंक्रीज करता है। एकदम फास्ट एक्सपेंशन पे नहीं खेलते वो लोग। तो इसलिए इनके जो प्रॉफिट वगैरह है, ये कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है और कैश फ्लोज वगैरह भी कंपनी के पास है। तो वो ऐसे तो डीमार्ट है अच्छी कंपनी, बस मुझे ऐसा लगता है कि पी 126 का पी 20% ग्रोथ के लिए बिल्कुल नॉट जस्टिफाइबल, बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है। तो ये मुझे एक नेगेटिव बात लगी स्टॉक के साथ। बाकी तो ऐसे कंपनी एक्सपांड वगैरह कर रही है, थोड़ा बहुत कंपटीशन इन देखने मिल सकता है। तो देखेंगे कि आगे मैनेजमेंट क्या बोलता है। अब तक तो मैनेजमेंट ने ऐसे कोई फियर्स अब तक मैनेजमेंट के ऊपर देखने नहीं मिला है, डर लग रहा है मैनेजमेंट को, ऐसा कुछ है नहीं। और अब तक मैनेजमेंट ने कोई कमेंट्री दी नहीं है। तो हम वेट करेंगे अगले क्वार्टर के लिए, देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या रेवेन्यू, क्या गाइडेंस प्रोवाइड वगैरह कर रहा है, कैसी कमेंट्री दे रहा है, तो फिर उसके हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं। बट पी वाइज स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा मुझे ऐसे पर्सनली। और बुक वैल्यू पी बी वाइज अगर आप देखोगे तो फिर आप सिर्फ इस स्टॉक का पीजी रेशियो चेक करोगे तो इसका पीजी रेशियो 5.42 है। मतलब आप ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा पी दे रहे हो आप ही देख लो। तो वो सबसे बड़ा वैल्यूएशन ही स्टॉक का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जो कि जिसमें री रेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे कंज्यूमर स्टॉक्स में भी री रेटिंग होनी चालू हो चुकी है। अगर आप ट्रेंड का देखोगे तो भाई ट्रेंड का जस्टिफाइड है, ट्रेंड का 221 का पी है,
तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा जस्टिफाइड है, क्योंकि ये रेवेन्यू ग्रोथ में भी 50% की ग्रोथ दे रहा है ईयर ऑन ईयर, तो ये थोड़ा बहुत जस्टिफाइड है। बट एवेन्यू सुपरमार्केट्स के केसेस में ये पी जस्टिफाइड नहीं है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था। कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। ये छोटा सा वीडियो रखा मैंने डीमार्ट के ऊपर, एक स्टॉक एनालिसिस हमने किया, इन्वेस्टर्स पीपीटी पढ़ी, और इसके साथ साथ मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में क्या बोलता है वो हमने डिस्कस किया। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और कोई और वीडियो का एनालिसिस, कोई और स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे, जाके चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।